आज का इंसिडेंट मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बल्कि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि आखिर ये कांड किसने किया, और दूसरा क्यों किया। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि किस लिए, क्यों भाई, क्या बीमारी थी। एंड सिर्फ इन्हीं दो बातों की वजह से इस कांड को पिछली सदी का सबसे अजीब क्राइम माना जाता है। बट शायद आपको भी सदियां लग जाएंगी इस अंगूठे को उठाकर लाइक बटन पर रखने में। पता नहीं मुझे कितना और टाइम लगने वाला है। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालते रहें। आज भी मैं बहुत ही बढ़िया से 5 सवाल इस वीडियो के अंदर पिक करने वाला हूं। सो अपने सवाल आप नीचे लिखना ना भूलें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के शिकागो इलिनॉय में जाना पड़ेगा और दिन था 21 मई 1924 का, जब जैकब फ्रैंक नाम का आदमी अपने ऑफिस से बहुत ज़्यादा थका हुआ उसने बहुत बड़ी रियल एस्टेट की डील करी थी और वो डील को कंप्लीट करके अपनी गाड़ी लेकर अपने मैंशन पर पहुंचा, अपने महल पर पहुंचा और गाड़ी पार्क करके अपने घर के मेन दरवाजे पर गया। जो बाहर उसके घर के गार्ड खड़ा हुआ था, उस गार्ड ने अपने बॉस यानी कि इस घर के मालिक जैकब को नमस्ते की और उसके लिए दरवाजा खोला। जैकब उसकी तरफ स्माइल करते हुए घर के अंदर घुस चुका था। जैकब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने परिवार के साथ, यानी कि अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत दिन हो चुके थे इन लोगों ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि जैकब बहुत ज्यादा बिजी था अपने बिजनेस डील्स वगैरह में। असल में जैकब बहुत ज्यादा अमीर आदमी। इसने जब 1900s का टाइम शुरू हुआ था, उस टाइम पर इसका खुद का बैंक हुआ करता था और इसने स्पेशली इस बैंक का कोई और काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो जुआ सट्टा लगाने वाले लोग थे, आपको पता है ये कभी ना कभी हार जाते हैं, इनका घर बिक जाता है, इनको लोन की जरूरत पड़ती है, और ऐसे ही लोगों के लिए जैकब ने अपना बैंक खोला, स्पेशली इन गैम्बलर्स को, इन जुआरी और सटोरियों को लोन देने के लिए, ताकि वो इनकी कोई प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख सके और उसके बदले उनको लोन दे सके। और इसमें वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। इनफैक्ट इसने उस बिजनेस से इतना मोटा पैसा कमा लिया कि इसने खुद की अपनी रॉकफोर्ड वॉच कंपनी खोली, जिसके अंदर ये पूरी दुनिया में अपनी घड़ियां बना कर बेच रहा था। उससे भी इसकी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। इनफैक्ट अब धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ इसने रियल एस्टेट के अंदर भी अपनी डील्स करनी शुरू कर दी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था इस टाइम पर, और प्रॉपर्टी के दाम उस टाइम पर लिटरली गिर चुके थे। पूरी दुनिया अनस्टेबल हो चुकी थी, किसी के पास पैसा नहीं था, हार्ड कैश नहीं था। लेकिन उस टाइम पर इस जैकब ने पूरे अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स करी, प्रॉपर्टी डील्स करी, ताकि कम दामों में प्रॉपर्टी खरीद सके। इसको पता था कि आज नहीं तो कल ये वर्ल्ड वॉर 1 बंद हो जाएगा, उसके बाद ये इन प्रॉपर्टीज को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं कि जैकब एक बहुत ही सक्सेसफुल, इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उस टाइम के इसके पास तकरीबन $70 मिलियन की संपत्ति हो चुकी थी। आज अगर हम वो उसको कैलकुलेट करें ना, तो वो 7 बिलियन के आसपास बनती है, तकरीबन 60,000 70,000 करोड़ रुपए के आसपास। इतना पैसा इसने उस टाइम पर कमा लिया था। बेशक इसने पैसा कितना भी कमाया हो, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। ये बहुत प्यार करता अपनी पत्नी को, अपने 3 बच्चों को। हर वक्त इसके माइंड में यही कोशिश रहती कि किसी तरीके से बिजनेस से थोड़ा टाइम निकाल कर वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। सो अपने महल जैसे घर में अंदर घुसते ही उसने अपना कोट उतार कर साइड में वो जो स्टैंड बना रखा था इन्होंने कोट का, उसको टांगा और अपनी पत्नी फ्लोरा को आवाज लगाने लगा, फ्लोरा है, फ्लोरा किधर हो, तुम किधर हो। एंड फ्लोरा ऊपर वाले एक बड़े सारे कमरे से बाहर निकलकर उसने आगे की तरफ झांक कर देखा कि नीचे उसका पति जैकब आ चुका है। फ्लोरा नीचे उतर कर आई सीढ़ियां, और ऑब्वियसली फ्लोरा बहुत ज्यादा टेंस्ड लग रही थी। उसने पूछा, जैकब ने पूछा कि फ्लोरा, मैं तो यहाँ तुमसे एक ट्रिप के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वीकेंड के ऊपर, ये जो हफ्ता खत्म होएगा सैटरडे संडे, हम इसके ऊपर कहीं बाहर चलते हैं, घूम फिर कर आते हैं, मजा आएगा। बहुत दिन हो गए हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, तो चलो ना कहीं चल कर आते हैं। बट फ्लोरा इस ट्रिप के रिगार्डिंग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके दिमाग पर टेंशन जो थी वो साफ झलक रही थी। इसलिए जैकब ने पूछा कि फ्लोरा, तुम ठीक हो ना, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। तब फ्लोरा ने कहा कि हमारा सबसे छोटा बच्चा बॉबी, जिसको तकरीबन 3:30 बजे स्कूल से वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 6 बजने वाले हैं, अभी तक भी वो स्कूल से वापस नहीं आया। ये बात सुनकर जैकब का रिएक्शन था, ओह गॉश यार, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। हमारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है, और ऑब्वियसली स्कूल वाली बसेस उसको छोड़कर जाती हैं। कुछ काम हो गया होगा बीच में। हमारा बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इनफैक्ट बॉबी की क्लास टीचर्स बॉबी को इनक्रेडिबली स्मार्ट कहती हैं, क्योंकि जब भी कोई स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बॉबी उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बड़े बच्चों के साथ जब उसको डिबेट करने के लिए बिठाया जाता है, तो बॉबी उनसे भी जीत जाता है। बॉबी बहुत ज्यादा स्मार्ट, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो खुद को मैनेज कर सकता है। बेशक छोटा है लेकिन फिर भी मैनेज कर सकता है। ये सारी बातें जैकब ने फ्लोरा को बताई, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन फ्लोरा ने कहा कि सब कुछ आपकी बातें ठीक है, लेकिन
बॉबी इर्रिस्पॉन्सिबल भी होता जा रहा है। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि वो स्कूल से घर आने में वापस देरी कर देता है, बीच में कहीं रुक जाएगा, खेलने कूदने लग जाएगा, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लग जाएगा। जैकब ने कहा कि यही तो उसकी उम्र है, इसके बाद तो उसको ऑब्वियसली काम धंधे में पड़ जाना है, इस टाइम पर उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा घर पर वो। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि जैकब का सबसे बड़ा बेटा अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और उसने देखा कि नीचे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे हैं। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे की तरफ आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तब जैकब ने बॉबी के बारे में डिस्कस किया कि वो अभी तक घर नहीं आया। तो उसने कहा कि अरे मैंने उसको देखा था स्कूल से बाहर, हम साथ ही निकले थे और वो रिचर्ड के घर पर चला गया था। असल में रिचर्ड इस बॉबी का रियल कजन ही था और ये रिचर्ड और बॉबी दोनों मिलकर उसके घर में, रिचर्ड वाले घर में बाहर उनका खुद का टेनिस कोर्ट बना हुआ था, उस टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलने वाले थे। और इस बॉबी के बड़े भाई ने उन दोनों को टेनिस कोर्ट की तरफ जाते हुए देखा था, बट इसका बड़ा भाई वहां नहीं रुका, उसको घर आना था। सो ये घर आ गया और इसने आकर अपनी माँ को बताया नहीं कि बॉबी वहां पर रुक गया है। सो ये अब बता रहा था कि मैं बताना भूल गया आपको, वो वहां पर टेनिस खेलने के लिए रुका था। बेशक रिचर्ड और बॉबी की उम्र में 4 साल का गैप था, रिचर्ड 18 साल का, बॉबी अभी सिर्फ 14 साल का, बट ये जो टेनिस ही था कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाकर रखे हुए था और ये फ्रिक्वेंटली दोनों एक साथ टेनिस खेला करते थे। एंड इस बात पर जैकब ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी देख कर आता हूँ कि क्या वहां पर बॉबी अभी भी टेनिस खेल रहा है। अगर वहां पर वो मिला तो मैं उसको डांटता हुआ घर पर लेकर आऊंगा एंड मेरे जाने के बाद तुम आस पड़ोसियों को कॉल करती रहो कि क्या पता किसी ने बॉबी को देखा हो, कहीं और वो ना चला गया हो। सो ये बात बोलकर जैकब घर से बाहर निकला। अब ये जो इलाका था, जिस इलाके में लोग रहा करते थे, ये पूरे अमेरिका का उस टाइम का सबसे महंगा इलाका। जैसे आज का बेवर्ली हिल्स, अगर आपको ना पता हो तो बेवर्ली हिल्स वहाँ का एक बहुत ही प्रिस्टीन इलाका है, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वहाँ रहते हैं। उस टाइम का शिकागो इलिनॉय का इलाका ऐसा ही कुछ था। यहाँ सारे बिजनेसमैन घर से बाहर निकलते ही बड़े बड़े मैंशंस, बड़े बड़े महल, बाहर उनके स्विमिंग पूल वगैरह, टेनिस कोर्ट वगैरह, फुटबॉल के लिए मैदान, खुद के ही सब कुछ उन्होंने बनाए हुए थे। ऐसा यहाँ पर पड़ोस उनका था। सो जैसे ही बाहर निकला, सभी के ग्राउंड में इधर उधर देखते हुए बाहर जैकब जा रहा था कि क्या पता किसी और ग्राउंड में ये लोग ना खेल रहे हों। रास्ते में जितने भी महलों के गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे उन सब से जैकब पूछता हुआ जा रहा था कि किसी ने मेरे बेटे बॉबी को देखा क्या। बट सभी कंफ्यूज कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। सभी से उसने पूछा, इधर उधर कहीं भी उसको बॉबी दिखाई नहीं दिया। और फाइनली चलते चलते जैकब रिचर्ड के घर पर पहुंच चुका था और सामने उसको वो टेनिस कोर्ट दिख रहा था, बट टेनिस कोर्ट एकदम खाली। उसके बीच में काफी सारी बॉल्स पड़ी हुई थी, बट वहां कोई भी खेल नहीं रहा था और ये बात भी क्लियर थी कि यहाँ बॉबी नहीं है। सो बजाय अंदर जो घर में मौजूद थे लोग उनको परेशान करने के कि बॉबी यहाँ है या नहीं, उसने अंदाजा लगा लिया कि बॉबी यहाँ नहीं होगा, वो कहीं और गया होगा। सो जैकब वापस अपने घर की तरफ मुड़ा और अपने घर पहुंचकर बहुत ही एंशियसली वो अपनी पत्नी से पूछना चाह रहा था कि क्या अभी बॉबी आया या नहीं। घर के अंदर मौजूद फ्लोरा बहुत ही एंशियसली इधर उधर चक्कर लगा रही थी, वो दिखने में ही परेशान थी। और जैसे ही जैकब अंदर गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी एंशियसली इधर उधर घूम रही है तो वो तुरंत पहुंचा उसके पास, बोला कि फ्लोरा क्या हुआ, परेशान बहुत लग रही हो। तब फ्लोरा ने कहा कि मैंने अभी उसके एक दोस्त को फोन किया था और उसके दोस्त ने बताया कि जब स्कूल खत्म हुआ था 3 बजे के अराउंड, उसके बाद बॉबी ने स्कूल के ही ग्राउंड में होने वाले एक बेसबॉल मैच के अंदर अंपायरिंग करी थी और वो मैच नियरली 4:45 बजे खत्म हो गया था। और 4:45 के बाद तो सभी लोग घर के लिए निकल गए थे और ऑब्वियसली बॉबी भी उस टाइम पर निकल गया था। लेकिन अभी 6:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था, जबकि घर से स्कूल की दूरी सिर्फ 15 मिनट और वो उस टेनिस कोर्ट में भी नहीं है रिचर्ड के साथ। तो आखिर बॉबी गया तो गया कहां। और ये वो पॉइंट था जब पहली बार जैकब को भी अंदर से टेंशन होने लगी कि आखिर उसका बेटा गया तो गया कहां। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस इलाके में वो रहते हैं, साउथ केनवुड इस इलाके का नाम, ये पूरे अमेरिका का सबसे सेफेस्ट इलाका उस टाइम पर माना जाता था। यहां कोई क्राइम आज तक नहीं हुआ था, उस टाइम तक तो नहीं हुआ था। यहां बहुत ही हाई सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती। तो ऑब्वियसली बॉबी के साथ कुछ गलत होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जैकब के माइंड में ये था कि उसको अपने बेटे को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। तब हार थक कर जैकब ने सबसे पहले अपने एक पॉलिटिकल दोस्त, वहां पर उस टाइम की बिजनेस लोग हैं, इनके तो पॉलिटिकल लिंक्स अच्छे होते ही हैं, तब उसने अपने उस पॉलिटिकल दोस्त को फोन किया जिसकी अच्छी खासी पहुंच इस एरिया में थी। उसने तुरंत फोन किया और बताया कि उसका बेटा बॉबी नहीं मिल रहा। उस नेता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं और हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं बॉबी कहां गया, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। जल्दी ही वो नेता भी इस घर पर पहुंच चुका था और ये दोनों गाड़ी में बैठकर सीधा उस स्कूल की तरफ गए जहां पर
बॉबी पढ़ा करता और जहां उसने वो बेसबॉल का मैच में अंपायरिंग करी थी, स्कूल के सामने खड़े होकर दोनों यही बात सोच रहे थे कि नहीं, स्कूल के अंदर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कूल के तो सारे ताले लगे हुए हैं और ऑब्वियसली यहाँ अभी कोई मैच भी नहीं चल रहा। तब जैकब ने उस नेता को देखकर कहा कि यार ये भी तो हो सकता है ना कि वो अंपायरिंग करने के बाद हो सकता है उसका कोई सामान बॉबी का स्कूल के अंदर रह गया हो और वो सामान लेने के लिए अंदर गया हो और पीछे से किसी को ध्यान ना रहा हो कि बॉबी अभी अंदर है, उन लोगों ने स्कूल के ताले लगा दिए हो और हो सकता है बॉबी अंदर ही फंस गया हो। उस नेता दोस्त ने कहा कि हाँ हो सकता है, हमें एक बार देख लेना चाहिए चारों तरफ घूमकर। ये दोनों उस स्कूल की हर एक खिड़की जहां भी वो देख सकते थे अंदर से, उस खिड़की के अंदर झांक झांक कर देखने लगे चारों तरफ घूम घूम कर और इवेंचुअली उनको एक खिड़की खुली भी मिल गई। ये दोनों उस खिड़की को खोलकर अंदर कूद चुके थे और लिटरली रात के 7:30 बजे के आसपास ये दोनों व्यक्ति इस स्कूल के अंदर डार्क अंधेरे में अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, उसको आवाजें लगा रहे थे। वो भी ऐसे इलाके में जहां पूरे अमेरिका के सबसे अमीर लोग उस टाइम पर रहा करते थे, लेकिन नहीं, यहाँ उनको कहीं भी बॉबी का कोई सुराग नहीं मिला। और पूरा स्कूल छानने के बाद ये वो टाइम था जब जैकब के मन में घबराहट होनी शुरू हुई कि आखिर उसका बेटा बॉबी गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो ना तो अभी तक घर आया ना ही उसकी कोई खबर आई। दोनों वापस अपनी गाड़ी उठाकर सीधा जैकब के घर पर पहुंचे। उस नेता ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ ही हूँ, जब तक बॉबी नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे पास से नहीं जाने वाला, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैकब ने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता अंदर आ गया हो। अंदर घुसते ही जैकब ने फ्लोरा अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी पत्नी, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये बड़ा सारा घर, इनका बहुत बड़ा सारा महल, और इस महल के अंदर ही अंदर रहने वाली लेडीज़ के लिए स्पेशली पार्लर भी बनाया गया था। और जब ये लास्ट टाइम जैकब अपने घर से गया था तब उसकी पत्नी पार्लर में ही मौजूद थी, तो उसने अपने दोस्त नेता को कहा कि हो सकता है वो पार्लर में हो। तो ये दोनों अपने उस पार्लर रूम में गए और रूम ओपन करते ही सामने का नज़ारा देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे। क्योंकि अंदर फ्लोरा नीचे फर्श के ऊपर गिरी हुई थी बिल्कुल बेसुध हालातों में, और उसके हाथ में लैंडलाइन फ़ोन का वो जो सुनने वाला होता है ना, उठाकर जिसको सुनते हैं, वो रिसीवर और स्पीकर दोनों उसके हाथ में, और ऐसे वो पड़ी हुई थी नीचे बेसुध हालातों में। तुरंत भागकर जैकब ने अपनी पत्नी को गोदी में उठाया, उसका सिर अपनी गोदी में रखा, उसके मुंह के ऊपर ऐसे थप्पड़ लगाने लगा कि हे फ्लोरा, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम बेहोश कैसे हो गई। और तब फ्लोरा ने बहुत चौंक कर आंखें खोली। उठते ही फ्लोरा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैकब ने उसको पानी पिलाया, उसको शांत करने की कोशिश करी, उसको काम डाउन किया और फाइनली उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी, ऐसा क्या सुन लिया तुमने फोन पर, और ये फोन ऐसे क्यों पड़ा है। तब फ्लोरा ने बताया कि जब तुम दोनों स्कूल के लिए निकल गए थे उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आया और मुझे लगा कि हो सकता है बॉबी का फ़ोन हो, अपनी लोकेशन बता रहा हो या फिर उसको कुछ दिक्कत हो गई हो। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया पीछे एक आदमी बोल रहा था, उसकी आवाज़ मुझे नहीं पहचान में आई कि वो कौन है, ना ही उसने अपना नाम बताया। सिर्फ उसने इतना बताया कि उन्होंने बॉबी को किडनैप कर लिया है और अगर तुमने पुलिस वालों के पास जाने की गलती करी तो बॉबी के साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। फिलहाल के लिए बॉबी सेफ है, लेकिन आगे क्या होगा उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। मतलब उन्होंने इसी परिवार के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि बॉबी की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। साथ ही फोन रखने से पहले उस आदमी ने कहा कि वो दोबारा से फोन करेगा उसको आगे की जानकारियां देने के लिए कि उन्होंने क्यों बॉबी को किडनैप किया है। फिलहाल के लिए वो फोन रख रहा है और बॉबी की तलाश उन्होंने ना करने के लिए कहा कि तुम उसको ढूंढना छोड़ दो, वो ऐसे नहीं मिलने वाला, वो हमारे पास है। और ये बोलकर उसने फोन काट दिया। और ये सारी बातें सुनकर बॉबी की माँ फ्लोरा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एकदम से वो बेहोशी की हालत में, फ़ोन उसके हाथ में था और वो नीचे फर्श के ऊपर जा गिरी। ये तीनों लोग यानी कि जैकब और फ्लोरा और साथ में वो नेता वाला दोस्त, ये तीनों इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब करे तो करे क्या। ऑब्वियसली ये लोग पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन ये बॉबी की जान के लिए खतरा हो सकता था। ऑब्वियसली वो कोई भी डिमांड करेंगे ये लोग उसकी पूरे करने के लिए तैयार हैं। ये जितना पैसा मांगेंगे ये उसको दे देंगे, लेकिन फिलहाल वो पुलिस वालों के पास नहीं जाते। इसलिए तीनों लोग घर के अंदर चक्कर लगाने लगते हैं, इधर उधर बार बार घूम रहे हैं एंजाइटी के साथ कि वो करे तो करे क्या। फाइनली इन लोगों ने रात के 2:30 बजे एक डिसीजन बनाया कि हाँ, ये जो नेता था, ये जो आया था जैकब का दोस्त, इसके कुछ क्लोज कनेक्शंस थे पुलिस वालों के साथ। वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे पुलिस वाले, उनके साथ इसके कनेक्शन थे। इस नेता ने उन पुलिस वालों को फ़ोन किया और बताने लगा कि देखो एक बहुत ही सीक्रेट सा मिशन है, बाहर बात नहीं जानी चाहिए, और बिल्कुल जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पुलिस वालों के वही इस केस में काम करेंगे। पूरा बॉबी की किडनैपिंग का केस समझाया और बात बाहर लीक ना होने की प्रॉमिस भी जो थी वो पुलिस वालों ने करी कि हाँ ठीक है, हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ पर
पुलिस वाले भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल नीचे नीचे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने वाली थी। ये लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर बॉबी की फोटो एक वहां उनको दे सकें, ताकि पुलिस वाले जब ढूंढे तो उनको बॉबी की पहचान हो सके। जल्दी अब रोशनी होने वाली थी और ये नेता दोस्त और जैकब साथ में बैठकर गाड़ी के अंदर सीधा पुलिस स्टेशन में गए, वहां बॉबी की फोटो दी और जो भी डिटेल्स थी बॉबी की वो सारा कुछ समझाया पुलिस वालों को। उस टाइम पे व्हाट्सअप या फिर मेल वगैरह तो थी नहीं, इसलिए फिजिकल इनको जाना पड़ा। सो अब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 22 तारीख यानी कि 22 मई 1924 का दिन आ चुका था और इस दिन सुबह सुबह मॉर्गन डी बेलर नाम का एक आदमी अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठकर इस शिकागो डाउनटाउन के एक बहुत ही नामी होटल में पहुंचा। उसने गाड़ी बाहर खड़े वैले को दी। वैले पार्किंग होती है ना, जो बाहर जाओ बस होटल के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो और गार्ड को चाबी दे दो, वो गार्ड अपने आप आपकी गाड़ी पार्किंग के अंदर ले जाएगा। वैसे ही मॉर्गन डी बेलर जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, चाबी उस गार्ड को दी और खुद सीधा रिसेप्शन की तरफ जा चुका था। कुछ देर बाद मॉर्गन वापस आया रिसेप्शन से और बाहर आकर उसी वैले को यानी कि गार्ड को कहा कि मेरी चाबी के तुम्हारे पास ही होगी और गाड़ी वापस लेकर आओ। वो गार्ड वापस उसकी गाड़ी लेकर आया और ये मॉर्गन अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर पास ही में मौजूद एक रेंटल कार कंपनी का ऑफिस था, उस ऑफिस में उस गाड़ी को लेकर गया और उस गाड़ी को ऑफिस के बाहर खड़ी करके अंदर गया और अंदर उस गाड़ी की चाबी जो रिसेप्शन पर बैठे हुए थे रेंटल कार कंपनी वाले उनको दी और साथ में कुछ पैसे दिए जो कि इस गाड़ी का किराया होने वाला था। वो सारा कुछ उसको देकर और कुछ पेपर्स के ऊपर साइन करके वो यहाँ से निकलने वाला था। तभी पीछे बैठे लोगों ने यानी कि रिसेप्शन वालों ने इस मॉर्गन से पूछा कि कैसा रहा आपका सफर, आप हमारी गाड़ी किराए के ऊपर लेकर गए थे। मॉर्गन ने कहा कि अरे बहुत बढ़िया, एक नंबर की गाड़ी चली थी तुम्हारी, मजा आ गया चलाकर। उस टाइम पर मॉर्गन की एक और लग्जरी गाड़ी इसी रेंटल ऑफिस के बाहर खड़ी थी और उसका वेट कर रही थी कि मॉर्गन बाहर आएगा। और जैसे ही मॉर्गन बाहर निकला वो सीधा जाकर उसी दूसरी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठा और ये गाड़ी अब यहां से निकलकर जा चुकी थी। इस दूसरी वाली लग्जरी गाड़ी को चला रहा था लुइस मेसन नाम का एक लड़का, जिसके बराबर में जाकर पैसेंजर सीट पर ये मॉर्गन डी बेलर बैठा था और ये दोनों इस गाड़ी को लेकर सीधा ट्रैफिक से होते हुए गायब हो चुके थे। बट इसी 22 मई 1924 की सुबह सुबह जिस टाइम पर उस घर के यानी कि जैकब और फ्लोरा वाले घर में जैकब और उसका दोस्त वो पुलिस स्टेशन गए थे वहां पर बॉबी की फोटो देने के लिए, और जैसे वो घर पर आए थोड़ी देर बाद एक पोस्टमैन उनके घर पर आया। वो इस इलाके का पोस्टमैन नहीं था, ऑब्वियसली वो यहाँ का नया था और अनजाना आदमी था। वो बस इस घर का दरवाजा खटखटाकर इनको एक लेटर देकर गया था और ये लेटर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि किडनैपर्स की ही तरफ से था, जिसके अंदर उन्होंने बॉबी से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी। उसके अंदर क्लियरली उन्होंने $10,000 की रैंसम की डिमांड करी थी, फिरौती मांगी थी। उसके बदले वो बॉबी को छोड़ने वाले थे और ऑब्वियसली $10,000 उस टाइम पर इस जैकब और उसके परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बोल रहे थे किडनैपर्स कि हमें $10,000 चाहिए और हम तुम्हारे बेटे बॉबी को आज़ाद कर देंगे। लोकेशन हमने इसमें लिखी हुई है, यहाँ पर तुमको $10,000 हमें पकड़ाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चे को यहीं से ले जाना। जैकब ये $10,000 देना चाह रहा था, लेकिन उसने एक बार पुलिस वालों को बताना जरूरी समझा कि जाकर पुलिस वालों को दिखा देता हूँ लेटर, मैं $10,000 दे दूंगा, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को पता होना चाहिए ताकि वो बाद में ये ना कहें कि आपने हमें बताया नहीं। पुलिस वालों ने जैसे उस लेटर को देखा उसके कुछ ही देर बाद पुलिस वालों के हाथों एक ऐसा क्लू लगा जिसने इस पूरे केस को लिटरली खोल कर रख दिया और ये सच में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था। असल में जो चीज पुलिस वालों को पता चली थी उसको समझने में, रियलिटी सामने लेके आने में 1 हफ्ता लग गया और इस 1 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने लुइस मेसन और मॉर्गन डी बेलर इन दोनों को उठाया और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए ताकि वो इनसे पूछताछ कर सकें। और अब जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करेगा आपको कि आखिर बॉबी के साथ क्या हुआ और ये जो चीज मैंने अभी तक आपके सामने बताई है वो कैसे एक बहुत ही वियर्ड एंड अनबिलीवेबल क्राइम था। असल में बॉबी के गायब होने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले यानी कि 21 मई को वो गायब हुआ था, तो 2 हफ्ते पहले 7 मई 1924 के दिन दोपहर के टाइम पर ये मॉर्गन डी बेलर शिकागो इलिनॉय के डाउनटाउन में एक बहुत ही फेमस बड़े सारे होटल के अंदर उसने एंट्री करी। रिसेप्शन वालों ने रूम नंबर 1031 की चाबी सीधा निकाल कर मॉर्गन को दी और कहा कि ये लीजिए आपका कमरा आपके लिए बुक हो चुका है। बट इस मॉर्गन ने कहा कि मैं इस कमरे में कभी कभी आऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, ये मैंने आज के लिए बुक नहीं किया बल्कि आने वाले कुछ दिनों के लिए बुक किया है और स्पेशली मुझे यहाँ पर अपने लेटर्स रिसीव करने हैं। अगर मेरे नाम से कोई भी लेटर तुम्हारे पास आए तो तुम उसको पकड़ के रख लेना और जब मैं आऊँगा होटल में अपने कमरे में रहने के लिए तो तुम वो मुझे लेटर दे देना। रिसेप्शन वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है और ये एक बहुत ही फेयर सी पॉलिसी है किसी भी होटल वालों की, क्योंकि उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं जाते हैं तो वो एक दिन के लिए ऐसे रूम बुक नहीं करते, उनकी महीने महीने की हफ्तों की बुकिंग्स होती हैं और जो भी ऑफिशियल काम हो, कोई लेटर भेजना हो तो वहीं होटल के एड्रेस पर ही वो
मंगवा लेते हैं और ऐसा पहले से चलता आ रहा है। और मॉर्गन ने भी रिसेप्शन वालों से कहा कि मेरे नाम से आने वाले सभी लेटर्स मुझे दे देना। 7 मई के दिन उसने होटल बुक किया था और 9 मई के दिन मॉर्गन इसी होटल के पास मौजूद एक ऑफिस के अंदर गया। ये ऑफिस था एक रेंटल कार कंपनी का, मतलब कि वहाँ जाकर सेल्फ ड्राइव के लिए कोई भी कार वो पर डे के हिसाब से रेंट पर ले सकता था। और तब उन रेंटल कार वालों ने एक विलिस नाइट नाम की बहुत ही लग्जरी गाड़ी, अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी उस टाइम की, वो इस मॉर्गन डी बेलर को रेंट पर दे दी और मॉर्गन उस गाड़ी को लेकर सीधा वहाँ से जा चुका था। 9 तारीख के दिन ही इस मॉर्गन ने वही अपनी विलिस नाइट गाड़ी लेकर वो सीधा एक बैंक में पहुँचा, वहाँ अपना एक नया फ्रेश बैंक अकाउंट खुलवाया। इनफैक्ट इसी दिन वो बहुत सारा लगेज लेकर पहली बार इस होटल के उस कमरे में पहुंचा था जो 2 दिन पहले उसने बुक किया था। इसने अभी तक वो कमरा भी खोलकर नहीं देखा। पहली बार वो अपने साथ थोड़ा सा लगेज लेकर 2-3 सूटकेसेस लेकर उस होटल में गया, अपने रूम नंबर 1031 के अंदर गया, उसका दरवाजा खोला, अंदर गया, अपने सूटकेसेस सारे रखे और बस वो बाहर आ चुका था। अंदर वो रुका भी नहीं कुछ देर। बाहर आकर उसने कहा कि मेरे रूम की क्लीनिंग वगैरह करवा देना टाइम टू टाइम, अगर आपको जरूरत लगे तो। होटल वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे। एंड उसके अगले दिन ही एक मेड डेली इस कमरे के अंदर जाने लगी, इस कमरे की साफ सफाई करने लगी। एंड उस मेड ने नोटिस किया कि इस कमरे की साफ सफाई करूँ तो करूँ क्या, इस कमरे में कोई रहता ही नहीं है लेकिन साफ सफाई करनी पड़ती है। ये कमरा बिखरा हुआ भी नहीं है, इसके अंदर बस 2-3 सूटकेसेस पड़े हैं। एंड काफी दिनों तक इस मेड ने डेली आकर सुबह सुबह इसकी साफ सफाई करी, लेकिन बहुत अजीब सा एक उसको फील हो रहा था कि ये सूटकेसेस देखकर कि आखिर इसमें है क्या। तो एक दिन उसने एक्साइटमेंट में आकर इनमें से एक सूटकेस को बिना किसी को बताए अंदर से कमरा उसने बंद किया ताकि कोई बाहर से स्टाफ का मेंबर आकर उसे देख ना ले, क्योंकि ये चीज़ इलीगल थी, होटल के रूल के खिलाफ थी कि आप किसी गेस्ट का सूटकेस खोल कर देख रहे हो कि उसके अंदर क्या है, चोरी भी हो सकता है सामान। सो उस मेड ने चुपके से अंदर से ताला बंद करके उस सूटकेस को उठाकर बेड के ऊपर रखा एंड उसकी चैन खोलकर उसको खोला जैसे ही, तो उस सूटकेस के अंदर कोई भी कपड़े नहीं थे जो आमतौर पर लोग यहाँ पर लेकर आते हैं अपने साथ कोई खाने पीने का सामान नहीं था, बल्कि थी इसके अंदर बहुत सारी बुक्स, किताबें भरी हुई थी। एंड ये किताबें बहुत अजीब सी थी। समझ नहीं आ रहा था उस मेड को कि आखिर इतनी सारी किताबें बंदा लेकर क्यों घूम रहा है। उसने उस वापस सूटकेस को बंद किया, उसकी जिप लगाई और साइड में रख के वैसे ही अपने इस कमरे से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन वो सारा दिन सोच में थी कि आखिर इस बंदे के पास इतनी सारी किताबें क्या कर रही हैं यहाँ। एंड इस मॉर्गन डी बेलर का काम ही सिर्फ यही था कि अपनी वो रेंट की हुई गाड़ी लेकर सीधा वो लुइस मेसन के घर जाता। ये लुइस मेसन इस मॉर्गन डी बेलर का बहुत अच्छा दोस्त, लिटरली इतना गहरा दोस्त कि इस गाड़ी के अंदर घूमने के लिए ही इन्होंने एक कार रेंट पर ली थी। सो ये दोनों दोस्त डेली उसी विलिस नाइट गाड़ी के अंदर बैठकर पूरा दिन घूमते रहते। एंड फाइनली 21 मई 1924 के दिन ये लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे साउथ केनवुड के उसी इलाके में। ये लुइस मेसन इसी इलाके का रहने वाला था। इनफैक्ट मॉर्गन डी बेलर भी इसी इलाके का रहने वाला था। ये दोनों इसी इलाके के रहने वाले, ये दोनों अपनी उसी गाड़ी को लेकर इस इलाके में पहुंचे और इन्होंने सामने से बॉबी को घर जाते हुए नोटिस किया। लुइस बॉबी को बहुत अच्छे से जानता था और उसने बॉबी को आवाज़ लगाई। लुइस जानता था कि बॉबी बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है एंड इस लुइस को टेनिस के बारे में कुछ उससे पूछना था। उसने एक नया रैकेट खरीदा था टेनिस खेलने के लिए, तो ये पूछने वाला था बॉबी से कि जो मैंने रैकेट खरीदा है वो ठीक है या नहीं, तुम मुझे उसके बारे में कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या। सो लुइस ने तुरंत मॉर्गन को कहा कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, बॉबी को मैं यहाँ बुलाता हूँ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बॉबी को उसने आवाज लगाई, बॉबी इसके पास आया। बॉबी और लुइस दोनों ने बातें करनी शुरू करी एंड बातों ही बातों में लुइस ने बॉबी से पूछा कि इस टाइम पर तुम कहाँ जा रहे हो। तब बॉबी ने कहा कि अरे यार आज मैं थोड़ा सा वो लेट हो गया, वहाँ पर वो अंपायरिंग करनी थी मुझे बेसबॉल मैच की और उसी वजह से मैं घर जाने में लेट हो रहा हूँ अभी, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तब लुइस ने कहा कि काफ़ी लेट हो चुका है तो एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बॉबी ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन इस मोमेंट पर लुइस अपनी गाड़ी से बाहर उतरा। वो पहले मॉर्गन की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर के साइड वाली सीट पर, उससे बाहर उतरा और पीछे वाली सीट पर आकर बैठ चुका था। जबकि उसने बॉबी को कहा कि तुम आगे बैठ जाओ मॉर्गन के साथ। बॉबी को इसमें कुछ दिक्कत नहीं लगी, बॉबी उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था जबकि लुइस पीछे वाली सीट पर एंड मॉर्गन अब गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। लुइस और बॉबी दोनों ने अगेन बातें करनी शुरू कर दी उसी टेनिस के बारे में। एंड तभी लुइस ने देखा कि बॉबी का घर आने वाला है एंड इनफैक्ट उनकी गाड़ी बॉबी के घर के सामने लिटरली अब पहुंचने वाली थी। उससे पहले ही पीछे बैठे हुए लुइस ने अपने साइड में रखी हुई पीछे जो खिड़की थी उसकी विलिस नाइट की, उसके बराबर में उसने एक चिजल रखी हुई थी। चिजल एक टाइप से एक धारदार हथियार होता है। अभी आपके सामने एक फोटो आ रही होगी, आप इस फोटो को देख लीजिएगा। इसी को चिजल कहते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या कहा जाता है।
उसने वो चीजल निकाली एंड पीछे से ही अनजाने में वो सामने बॉबी अब उतरने की तैयारी कर रहा है कि ये गाड़ी यहाँ रुकेगी और मुझे उतरना है, बट उससे पहले ही उसने वो हथियार निकाल कर पीछे से बॉबी के सिर में पीछे की दे मारा। उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसकी वो गाड़ी लिटरली बॉबी के घर के सामने पहुंची थी, उस टाइम पर बॉबी के सिर में पहला वो घाव हो चुका था। एंड इतने में ही बॉबी पीछे घुमा कि लुइस तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे तो यहाँ उतरना है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट लुइस नहीं रुका, लुइस ने कंटिन्यू उसके सिर के अंदर मारना जारी रखा एंड मॉर्गन ने भी नहीं रोका। मॉर्गन वो गाड़ी उसके घर के आगे से होते हुए लेकर दूसरे इलाके में जा चुका था। अंदर बैठा बॉबी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी इस लुइस ने पीछे से बॉबी को पकड़ के उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के उसके बाल ऊपर से पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचा, अपने पीछे जो बैक सीट थी उसके ऊपर खींचा। एंड बॉबी छोटा सा है, 14 साल का है अभी वो, एंड ये लुइस 18 साल का। इसने तुरंत उठाकर बॉबी को पीछे की तरफ अपने पास खींच लिया एंड नीचे अपने पैरों में लिटाकर उसको वापस उसके सिर में वही चीजल ठोकने लगा, बार बार ठोके जा रहा था। एंड एट द एंड वो चीजल, जब बॉबी को बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, उसने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब उसने वो चीजल बॉबी के सिर के बाल पकड़कर सीधा उसके मुंह के अंदर डाल दी एंड लिटरली ऊपर से उसने हाथ से ऐसे उस चीजल को देकर मारा और वो चीजल बेचारे बॉबी के मुंह को चीरते हुए, उसके दांत या फिर उसके जबड़ों को चीरते हुए उसके गले तक प्लंज हो चुकी थी, अंदर घुस चुकी थी। एंड बॉबी ने अब चिल्लाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी अब सांसें भी रुक चुकी थी। बॉबी ऑन द स्पॉट मर गया। लुइस के कपड़े सारे खराब हो चुके थे बॉबी के खून से एंड अपने कपड़ों को जस्ट ऐसे झाड़ कर उसकी लाश को नीचे गिरा के उसी जहाँ पैर होते हैं ना, पैर रखते हैं अपनी गाड़ी में, उस फ्लोर पर बॉबी की लाश गिरा कर वो आगे वापस पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था मॉर्गन के साथ में। एंड मॉर्गन की तरफ देखा उसने एंड स्माइल किया। मॉर्गन के लिए ऐसा रिएक्शन था जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो, ये काम वो डेली करते हों। ऐसा उसने एक बार भी प्रिटेंड नहीं किया कि जैसे बहुत कुछ हो गया हो। उसकी गाड़ी में अभी अभी एक मर्डर हुआ था एंड इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये दोनों इस बॉडी को गाड़ी में लेकर बजाय कहीं आसपास जाने के ये सीधा इंडियाना के हाईवे पर चढ़ चुके थे। इंडियाना वहीं का एक स्टेट है, उसके हाईवे पर चढ़ चुके थे। और इस हाईवे पर चढ़ते ही इनको भूख लगी। बीच में रोड साइड पर रुककर इन्होंने एक वो टपरी सी बनी हुई थी, उस टपरी से कुछ फास्ट फूड वगैरह खाया, बियर्स वगैरह पी। इमेजिन करिए साइड में जो गाड़ी खड़ी है उसके फ्लोर बोर्ड के ऊपर एक 14 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। एंड फाइनली 21 तारीख की रात होते होते ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर सीधा इंडियाना के उस फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे। ये फॉरेस्ट बहुत ही जाना पहचाना था मॉर्गन डी बेलर के लिए, क्योंकि मॉर्गन बहुत बार पहले भी यहाँ आ चुका था, क्योंकि उसको पक्षियों से प्यार था, क्योंकि वो बार बार यहाँ आता था पक्षियों की फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए, उसको देखने के लिए यहाँ पे। सो उसको अच्छे से पता था यहाँ के रास्ते। एंड फाइनली ये एक फॉरेस्ट में क्लियरिंग पर आकर रुके। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रहा था और उस रेलवे ट्रैक के नीचे एक छोटी सी नाला होता है ना, नाले टाइप की एक छोटी सी कनाल सी बह रही थी। और इस टाइम पर इन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे से बॉबी की लाश को बाहर निकाला, चेक किया कि ये कहीं जिंदा तो नहीं है। एंड नो, बॉबी अब तक मर चुका था। उसकी लाश को पीछे पड़े हुए एक चद्दर के अंदर उन्होंने लपेटा एंड सेम टाइम पर उसी नाले के अंदर उस लाश को फेंक दिया, डंप कर दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वापस ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठे वापस साउथ कैनवुड शिकागो के लिए निकले। एंड रास्ते में रुककर इन्होंने एक पीसीओ से सीधा फ्लोरा के पास फोन किया, उस लैंडलाइन पर, और कहा कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, पुलिस वालों के पास मत जाना, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए हम तुम्हें फोन करेंगे। एंड रिमेंबर, फ्लोरा उसके बाद सीधा फर्श के ऊपर जा गिरी थी, बेहोश हो चुकी थी। उस टाइम पर फ्लोरा के हस्बैंड यानी कि जैकब वो स्कूल में ढूंढने के लिए गए हुए थे। एंड इसके बाद इस फोन को कट करके ये दोनों वापस उस गाड़ी के अंदर बैठे और शिकागो इलिनॉय पहुंच चुके थे। होटल पहुंचने से पहले इन्होंने होटल के पीछे वाली रोड पर अपनी गाड़ी को रोककर जो खून के छींटे वगैरह पड़े हुए थे अंदर, उनको बहुत अच्छे से साफ किया ताकि एक भी सबूत इस गाड़ी के अंदर ना छूटे। अच्छे से साफ सफाई करने के बाद ये इस गाड़ी को लेकर होटल में पहुंचे एंड वहीं पर रात को उन्होंने स्टे किया। अगले दिन यानी कि 22 मई के दिन उस टाइम तक आते आते पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एंड इवेंचुअली इंडियाना पुलिस को यहाँ इस नाले में पड़ी हुई बॉबी की लाश भी मिल चुकी थी एंड उसकी फोटोज चारों तरफ सर्कुलेट कर दी। एंड यहाँ साउथ कैनवुड पुलिस स्टेशन के अंदर भी उसकी फोटो आई एंड पुलिस वाले इमीडिएटली पहचान चुके थे कि ये तो बॉबी की लाश है जो कि इंडियाना के जंगलों में मिली है। एंड इससे पहले कि पुलिस वाले माता पिता को बता पाते कि तुम्हारे बेटे की लाश मिली है, इतने में ही वो पोस्टमैन जाकर वो लेटर जो इन दोनों ने लिखा था, $10,000 की रैंसम मांगी थी जैकब से, वो लेटर वहां पहुंच चुका था इस जैकब के घर पर। एंड जैकब उस $10,000 का इंतजाम, उसको कुछ खास दिक्कत नहीं थी $10,000 देने में, बट उसको फिर भी उस टाइम पर भी $10,000 बड़ी बात थी, आज भी बड़ी बात है। तकरीबन आज के हिसाब से 9-10 लाख रुपए बनते हैं। सो वो तैयार था देने के लिए, बट इससे पहले कि वो दे पाता, पुलिस वालों का फोन जैकब के पास आया एंड सारी चीजें उनको बता दी। और ये बात
साउथ कैनवुड इलाके में, पूरे इलाके में फैल चुकी थी। और इसी बीच में ये दोनों मॉर्गन डी बेलर एंड ये लुइस मेसन ये भी रहा करते थे। इनको भी पता चला कि इसके माता पिता को पता चल चुका है कि इनके बेटे की लाश मिल गई है। एंड उसी टाइम पर इनका प्लान फेल हो गया। ये तुरंत अपने उसी होटल में गए, वहाँ से चेकआउट किया और ये जो गाड़ी इन्होंने किराए पर ले रखी थी इसको वापस रेंटल सर्विस को वापस कर दिया उसकी कंपनी में जाकर, क्योंकि इनको समझ आ चुका था कि अब उनको पैसे तो मिलने नहीं वाले। ये जो जैकब है इनका बेटा तो मर चुका है, इनको पता चल चुका है, इसलिए पैसे तो नहीं देंगे तो आगे क्या फायदा अपने प्लान को कंटिन्यू करने का। एंड रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि पुलिस वालों को एक क्लू मिला था जिसकी वजह से सारा केस ओपन हो गया, और वो था एक चश्मा। जी हाँ, जिस टाइम पर ये लाश इंडियाना पुलिस को वहां मिली थी उस टाइम पर इस लाश के बिल्कुल बराबर में एक चश्मा पड़ा हुआ था, और ये चश्मा था मॉर्गन डी बेलर का। जिस टाइम पर ये मॉर्गन और ये लुइस इस लाश को ठिकाने लगा रहे थे उस टाइम पर मॉर्गन ने अपने आंखों पर एक चश्मा पहन रखा था, लेकिन रात का अंधेरा था और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी इस हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका चश्मा निकल कर यहाँ साथ में गिर गया। एंड पुलिस वालों के लिए चश्मा ही ब्रेक थ्रू बना। क्योंकि ये चश्मा पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्टोर था जो उस टाइम पर सेल किया करता था। पुलिस वालों के लिए केस बहुत क्लियर था। पुलिस वाले वो चश्मा उस स्टोर तक लेकर गए और जाकर दिखाया मालिक को कि हाँ जी देखो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, या आपने किस बाबूजी को बेची थी, इसको हमें देखकर बताओ। तुरंत ही उस दुकान वाले ने बता दिया कि हमने ये जो चश्मा है ये मॉर्गन को बेचा था, आप जाकर उसको पूछ लीजिएगा उससे। पुलिस वाले मॉर्गन को उठा लाए और उठाते ही मॉर्गन सीरियसली पहले मिनट से ही चिल्लाने लग गया, लुइस 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 लुइस, सारा कुछ किया उसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मेरे को छोड़ दो, मेरे को घर जाने दो। एंड ऑब्वियसली इस मॉर्गन के कहने पर पुलिस वाले लुइस के भी पीछे लग चुके थे। एंड तकरीबन 8-9 दिन की तलाश के बाद इस लुइस को भी उठा लिया गया। एंड फाइनली 30 मई 1924 के दिन इन दोनों को बैठाकर आमने सामने पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने ही एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने बॉबी को मारा है। बट रिमेंबर मैंने इस वीडियो के इंट्रो में कहा था कि ये क्राइम बहुत ब्रूटल है, मैं इसलिए इसको कवर नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कवर कर रहा हूं कि ये क्राइम किसने किया और क्यों किया। असल में मॉर्गन डी बेलर और ये लुइस मेसन ऐसे कोई व्यक्ति थे ही नहीं। ये दोनों उनके गलत नाम थे, मतलब कि फेक नाम इन लोगों ने बना रखे थे। इन्होंने अपनी उसी नाम से आईडी भी बनाई और उस नाम से इन्होंने रेंटल कार सर्विस से वो गाड़ी भी किराए पर ली, होटल के अंदर रूम नंबर 1031 बुक भी किया। बट ये इनका असली नाम था ही नहीं। इनफैक्ट ये दोनों मॉर्गन डी बेलर और लुइस मेसन, जिनका नाम कुछ और है इसलिए अभी आपको पता चलेगा, ये दोनों भी इसी साउथ कैनवुड में रहा करते थे एंड इनक्रेडिबली रिच, बहुत अमीर इंसान। जैसे बॉबी का पिता जैकब बहुत पैसे वाला था, इनके भी परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, कोई कमी नहीं थी इनको। एंड इन दोनों ने अपना रूम भी सिर्फ इसीलिए इस होटल में बुक किया था क्योंकि इनको एक फेक एड्रेस चाहिए था। अब क्योंकि होटल के अंदर जो भी व्यक्ति रूम बुक करता है तो होटल वाले उसको नोटिस करते हैं कि इसके पास सामान है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। अब कोई बाहर से आएगा तो ही तो रूम बुक करेगा ना, इस शहर में रहेगा तो उसको रूम बुक करने की क्या जरूरत है, कहीं उसका कहीं ना कहीं तो घर होगा ही। इसीलिए यहाँ इन दोनों ने सोचा कि हमें लगेज में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। इन लोगों ने 3 सूटकेसेस किताबों के भर भर के वो साथ में अपने लेकर गए ताकि होटल वालों को लगे कि ये दोनों बाहर से आए हुए हैं और इनको रूम देने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए होटल वालों ने इनका लगेज देखकर इनके ऊपर विश्वास भी कर लिया कि हाँ ये हो सकता है बाहर के कोई बिजनेसमैन हो। इसलिए इन दोनों ने अपने होटल के अंदर उस रूम में किताबों से भरे हुए सूटकेसेस रखे। एंड ये चीज़ जैसे ही उस मेड ने देखी कि इस कमरे के अंदर कोई रहता नहीं है, कभी भी इसका मालिक आता नहीं है, और इन सूटकेसेस के अंदर आखिर क्या है, जब उसने खोल कर देखा तो ये स्कूल की किताबें थी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल थी उस मेड के लिए भी, क्योंकि आमतौर पर सूटकेस के अंदर कपड़े वगैरह होते हैं, पर्सनल सामान होता है, किताबें तो बिल्कुल नहीं होती। ये बात जाकर उसने रिसेप्शन पर भी बताई कि मैंने गलती से उसका बैग खोला था एंड उसके अंदर सिर्फ बुक्स थी। एंड ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड है, कहीं देखना कुछ गलत काम ना हो जाए हमारे होटल के साथ। रिसेप्शन वालों ने कहा कि ठीक है, हम इन दोनों के ऊपर नज़र बनाकर रखेंगे आगे से। इस होटल के इस कमरे को उन्होंने अपना एक्चुअल एड्रेस बताया, उस एड्रेस के ऊपर एक और अलग आइडेंटिटी बनवाई ताकि वो उस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक बैंक अकाउंट खुलवा सके और उसी आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक गाड़ी को रेंट कर सके। कमाल की बात थी, बैंक वालों ने भी नहीं देखा कि एक होटल का एड्रेस दे रहा है, रेंटल कार सर्विसेज वालों ने नहीं देखा कि एक होटल का एड्रेस दे रहा है। ऐसे उनका बैंक अकाउंट खोल दिया, ऐसे उसको गाड़ी भी दे दी। एंड सारा कुछ तैयार करने के बाद इन्होंने
वो लेटर लिखा जिसमें उन्होंने $10,000 की रैंसम मांगी थी जैकब से। इस लेटर को अपने इस होटल रूम से भेजा सीधा इसके घर पर एक नए पोस्टमैन के हाथों। एंड उसमें लेटर के अंदर लिखा हुआ था नीचे कि अगर आपको कुछ भी हमसे बात करनी हो तो इस एड्रेस के ऊपर आप हमें अपना रिप्लाई भेजिएगा एंड उसके बाद देखेंगे बॉबी के साथ क्या करना है। असल में मॉर्गन डी बेलर एक 19 साल का लड़का जिसका असली नाम नेथन लियोपोल्ड, ये लियोपोल्ड सच में बहुत ही इंटेलिजेंट, इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, 5 अलग अलग लैंग्वेजेस इसने सीख रखी थी, कॉलेज से पास आउट हो चुका था। एंड इस लड़के को उस टाइम पर पूरे अमेरिका का सबसे रिस्पेक्टेड बर्ड लवर का खिताब भी मिला था, क्योंकि इसको पक्षियों से इतना प्यार था कि पूरे अमेरिका में घूम घूम कर ये पक्षियों की फोटोज क्लिक करता। क्योंकि रिमेंबर उस टाइम पर कैमराज इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे, किसी अमीर व्यक्तियों के पास ही कैमरा हुआ करते थे, इसलिए बहुत ही रेयर फोटोज ही कब किसी जानवर की बाहर आ पाती थी। एंड ये नेथन उस टाइम पर फोटोज क्लिक करता था, सभी इसकी रिस्पेक्ट करते थे। डॉक्टर्स ने जब नेथन का आईक्यू चेक किया था तो वो इतने ज्यादा हैरान थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू तो एटलीस्ट वो मेजर कर पा रहे थे, बट इस नेथन लियोपोल्ड का आईक्यू आज तक कभी मेजर ही नहीं किया जा सका, क्योंकि जितने भी लिमिट थी आईक्यू के स्टैंडर्ड्स की, वो सारी लिमिट क्रॉस करके ये इतना इंटेलिजेंट बन चुका था। दूसरा, इसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन हो चुका था एक और अलग से डिग्री लेने के लिए। अब आप सोच कर देखिए कितना पढ़ा लिखा, कितना समझदार, कितना बढ़िया लड़का। इनफैक्ट इसके पिता का काम बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, स्टीमशिप वाले, उस टाइम पर जहाज चला करते थे, भाप से चलने वाले जहाज, पानी वाले, कार्गो के स्पेशली, ये लोग वो जहाज बनाया करते थे। एंड इनक्रेडिबली बहुत अमीर लोग उस टाइम पर ये। एंड दूसरा है लुइस मेसन, कोई और नहीं बल्कि 18 साल का रिचर्ड था। जी हाँ, रिचर्ड, वही बॉबी का रियल कजन जिसके साथ वो सारा दिन टेनिस खेला करता था। रिचर्ड ने बॉबी के साथ टेनिस खेल खेल कर अपने बीच में एक ऐसा बॉन्ड बना लिया था कि सारा दिन ये लोग बस खेलते रहते, आपस में टेनिस की बातें करते रहते। इनफैक्ट वो उसका रियल कजन। जी हाँ, इसी रिचर्ड के घर पर गए थे बॉबी के फादर जैकब सबसे पहली बार देखने के लिए कि क्या ये दोनों रिचर्ड और बॉबी यहाँ टेनिस तो नहीं खेल रहे। बट रिमेंबर, जैकब बाहर से ही देख कर आ गए थे कि टेनिस कोर्ट में तो कुछ पड़ा ही नहीं, सिर्फ बॉल्स पड़ी हुई नीचे, कोई भी यहाँ खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। यही रिचर्ड था असल में लुइस मेसन। एंड ये लुइस मेसन यानी कि रिचर्ड भी कुछ कम समझदार नहीं, इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का उस टाइम का टॉपर रह चुका था। एंड इस रिचर्ड के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं। इनफैक्ट रिचर्ड का परिवार पूरे साउथ कैनवुड में सबसे ज्यादा पैसे वालों में गिना जाता था। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि रिचर्ड के 17वें बर्थडे के ऊपर इसके पिता ने इसको कोई गोल्फ की किट वगैरह नहीं दी, बल्कि उस टाइम के $175 मिलियन का पूरा एक गोल्फ कोर्स ही खरीद लिया। इतनी बड़ी जमीन खरीद ली ताकि वो अपने बेटे को गिफ्ट दे सके 17वें बर्थडे के ऊपर। एंड वो बहुत खुश था कि उसके पिता ने $175 मिलियन का एक गिफ्ट उसको दिया है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि कमाल कर दिया, इतना महंगा गिफ्ट दिया इसको। एंड जिस टाइम पर इस रिचर्ड ने अपने कज़न बेचारे बॉबी का मर्डर किया, उस टाइम पर, उससे कुछ ही दिनों पहले बल्कि, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लॉ की डिग्री के लिए एनरोल किया था, क्योंकि इसका सपना था कि वो एक अच्छा वकील बने। एंड इतना कुछ जानने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों ने सिर्फ $10,000 के लिए, उस फिरौती के लिए तो बॉबी का मर्डर नहीं किया। तो फिर रीजन क्या था? तो जब पुलिस वालों ने इनसे रीजन पूछा कि आखिर किया क्यों, जब तुम्हें पैसा नहीं चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि हमें सुपरमैन, उस टाइम पर एक कॉमिक चली थी उस टाइम पर नई सुपरमैन की, और उन्होंने कहा था कि हमें सुपरमैन की इस जो कॉमिक है ना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर बिलीव करते हैं। एंड इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें कोई भी लॉ रोक नहीं सकता कुछ करने से, हम अपने आप में हर कानून से ऊपर हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये दोनों अपने आप को ऐसा समझ बैठे थे कि इनसे ऊपर दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता, जो भी है वो सब इनसे नीचे नीचे ही है, ये दुनिया का टॉप है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए नीचे वालों को इनको मारने का हक है। जो भी इनसे नीचे है वो उसको मार सकते हैं कभी भी, और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बॉबी इनके लिए बहुत ही इजी टारगेट था। बॉबी को उन्होंने किडनैप किया एंड बस अपने मजे के लिए, अपने इस पूरी परंपरा की शुरुआत करने के लिए कि वो किसी को भी मार सकते हैं, बस मजे के लिए इन दोनों ने बॉबी का कत्ल कर दिया एंड उसको डंप किया। जिसके बाद कोर्ट ने जब ये सारी बातें सुनी तो कोर्ट भी बहुत ज़्यादा हैरान कि बाबूजी इनको क्या कहें, अब मज़े मज़े में इन्होंने ये कांड बैठा दिए, बट सज़ा तो मिलेगी, चाहे कोई भी हो, अमीर बाप के बेटे हुई क्यों ना हो, सज़ा तो मिलेगी। अपने यहाँ जैसा थोड़ी ना है कि ऐसे लिखवा कर छोड़ देंगे, नहीं, वहाँ सज़ा मिलती है, कोई कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो। इसलिए इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, उम्र कैद की सज़ा। बट
जैसे ये सजा इनको मिली, इनके घर वाले इनके लिए कपड़े लेकर पहुंच चुके थे। इमेजिन करके देखिएगा, इनको कोई वो कैदियों वाली ड्रेस नहीं पहनाई गई, इनके लिए इनके घर वाले स्पेशल कैदी वाली ड्रेस बनवा कर लेकर गए, और वो भी प्योर सिल्क की, ताकि ये जब जेल के अंदर रहें तो इनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। इनफैक्ट इनको जेल के अंदर रखा भी नहीं गया, इन दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर अलग से एक जेल जैसा होटल बनवा दिया, कोर्ट से ऑर्डर लेकर कि नहीं, हमारे बच्चे नॉर्मल जेलों में नहीं रहेंगे, हम इनके लिए स्पेशली एक अलग से जेल बनवा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ ये दोनों रहेंगे, और वो होटल से कम नहीं होगी। इनफैक्ट उसका रिसेप्शन भी था, उसमें बाहर पुलिस वाले भी थे, अंदर ही इनका खाना बनता स्पेशल। बिल्कुल वो अपनी लग्जरी लाइफ उस जेल के अंदर यानी कि सो कॉल्ड होटल के अंदर रहकर बिता रहे थे। बॉबी के माता पिता को जब ये सब कुछ पता चला तो वो इतने ज़्यादा सदमे में जा चुके थे कि फ्लोरा तो लिटरली उनका तो माइंड अपसेट रहने लगा, वो अपने माइंड से अनस्टेबल हो चुकी थी। एंड दूसरा जैकब, वो खुद इतने ज़्यादा सदमे में जा चुके थे कि बॉबी के मर्डर के सिर्फ 4 सालों बाद उनकी भी मौत हो गई। एंड दूसरा, इस नेथन को यानी कि वो मॉर्गन डी बेलर, जिसका असली नाम नेथन लियोपोल्ड था, इसको एक दिन और कैदियों ने जेल के जस्ट बराबर में ही एक इन्होंने अलग से जेल बनवाई थी अपनी, उस जेल के अंदर ये रह रहे थे। एंड जेल के दूसरे कैदियों ने इस नेथन को बाहर देख लिया एंड उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि सिर्फ मज़े मज़े में दोनों कैसे किसी का मर्डर कर सकते हैं। इसलिए उन दूसरे कैदियों ने इनकी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी। एंड 1936 में फाइनली ये नेथन उनको बाहर मिल गया एक दिन घूमते हुए, एंड इसको उठाकर अंदर जेल में लेकर आए एंड इसको मार मार कर इसका भी मर्डर कर दिया। जिसके बाद रिचर्ड अकेला ही उस जेल में रहने लगा। एंड इनफैक्ट जेल में रहने के कुछ सालों तक उसने कुछ भी खास अपने लिए नहीं किया, वो बस ऐसे ही पढ़ता रहता, कुछ भी उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, फॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह नहीं लिया, वो बस अपनी किताबें रूटीनली पढ़ता रहता। इवेंचुअली उसका पैरोल का टाइम भी आ चुका था, उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया, पैरोल भी मिल गई। एंड 1971 का टाइम आते आते उसकी भी नेचुरल रीजंस की वजह से मौत हो चुकी थी। सो इमेजिन करके देखिएगा, पैसे वाले, हम ऐसे कहते रहते हैं ना, पैसे वालों के पास तो क्या ही कमी है, उनके पास उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होगी। वो भी ऐसे ही अजीब ही उनकी थॉट्स रहती हैं। जो जितना पैसे वाला होएगा वो उतना ही परेशान रहता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए उसको टेंशन रहती है कि इसको समेट के कैसे रखूँ एंड मैं इसको बढ़ाऊँ कैसे। एंड जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना शान से ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास सुख है, उसके पास चैन है, उसके पास आराम की नींद है। एंड अब आज का Q&A। हमारा पहला सवाल है जस्ट मीशा का। हाय विकी, लास्ट वीडियो में आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, इसलिए आई एम राइटिंग अगेन। हाय विकी, आई एम मीशा, आई रियली लाइक यू एंड रियली लव वाचिंग योर वीडियोज़ एट डिनर टाइम। थैंक यू सो मच मीशा, एंड रियली एन्जॉयड योर वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज as it's mixed of fun and thrill. Thank you so much again. Other than that, I guess it's been 3 to 4 years I'm watching your videos. So आप काफ़ी अच्छे लंबे टाइम से देख रहे हैं। Case I really request you to please cover it is Chinese actor Yu Manglong who dies recently. Please cover this case thoroughly. ओके मिशा, मैंने पहली बार इस केस का नाम सुना है एंड मैं इस केस को ज़रूर कवर करना चाहूँगा। आपके भी अगर कोई केसेस आपको पसंद हो या फिर आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ तो प्लीज़ उसका नाम लिख दीजिएगा। ऐसे ही जैसे मिशा ने क्वेश्चन डाला है ना, वैसे आप नीचे उसका नाम डाल दीजिएगा ताकि मैं उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकूँ। एंड फॉर श्योर मिशा, मैं इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करूँगा एंड मैं इसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। हमारा आज का अगला सवाल जीत कुमार का। विकी भाई, आपकी स्टोरी सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर उस जगह पर पहुंच गए हैं। ये एक्चुअली मेरा तरीका है कि आपको थोड़ी डीप डिटेल्स बताने का, ऐसा फील करवाने का कि बिना कुछ फ़ोटोज़ दिखाई आप इमेजिन कर सकें कि हाँ आप भी उस जगह पर मौजूद हैं, आप उस चीज़ को एक्चुअल में फ़ील कर सकें। मज़ा वही है, एनिमेशन दिखाना, फ़ोटोज़ दिखा देना जो ज़रूरी है सिर्फ वही दिखाता हूँ, बाकी सब कुछ इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक सवाल है जो शायद किसी ने नहीं पूछा, क्या आप कभी केसेस की विजुअल्स या फुटेज ढूंढने के लिए डार्क वेब या किसी प्राइवेट आर्किवल वॉल्ट का यूज़ करते हैं? क्योंकि आपकी वीडियो में जो डिटेल्स होती हैं वो आम इंटरनेट सर्चेस पर नहीं मिलती। पिक मी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, शाउट आउट, लव फ्रॉम जीतू कुमार, हाथरस यूपी। थैंक यू सो मच जीतू। एंड आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि क्या मुझे फुटेजेस ढूंढने के लिए दूसरा इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता है। तो इसका जवाब है नो, मुझे ढूंढना वहाँ नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे सोर्सेज हैं मेरे जो मुझे अपने आप वहाँ से निकाल कर दे देते हैं। मुझे डिटेल्स निकालनी होती है, मुझे फुटेज चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए जो अवेलेबल नहीं हैं, बट
पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या सच में उस केस की कोई फुटेज थी, बनाई गई थी। मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म करता हूँ और जो मुझे बताते हैं कि हाँ बनाई गई थी या फिर थी कभी, जो अभी इंटरनेट के ऊपर नहीं है, तो मैं उनको काम पर लगाता हूँ कि ढूंढ कर लेके आओ कहीं से भी। तो वो ढूंढ कर लेके आते हैं, चाहे उनको फिर कुछ भी करना पड़े, एंड मुझे इवेंचुअली मिल जाती है फिर फुटेज। अगला हमारा सवाल है असली हीरो का। विकी भाई, मेरा सवाल ये है कि आपने 4 साल से हमको कभी पिक नहीं किया। ये सवाल तो देखो आप में से बहुत सारे लोगों का है एंड मैं अपनी गलती मानता हूँ इसमें। देखो ये बस ना एक रैंडम होता है, बिल्कुल रैंडम, कोई वो नहीं होता कि मैं किसी का पार्शलिटी लेकर किसी का नाम बोल रहा हूँ। नहीं, आई सेड नेवर। मैंने कभी किसी का नाम पहले से चूज़ करके नहीं रखा। जस्ट जैसे अब ये स्क्रिप्ट रीड कर रहा हूँ ना, मैं ये शूट कर रहा हूँ, इसके बाद जो कैमरामैन है वो मुझे बताएगा कि ये कमेंट है। मैंने तो कमेंट भी नहीं देखा होता, इनफैक्ट मैं तो बाद में उस कमेंट को पढ़ता हूँ। वो कैमरामैन पहले मुझे पढ़कर नाम बता देता है कि ये नाम बोलना है एंड मैं वो बोल देता हूँ। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ एंड सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये देखकर कि मैंने बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम मिस कर रखे हैं। सॉरी फ्रॉम माई साइड। मैं आपका जल्दी ही सबका शाउट आउट लूँगा, सबका सवाल लूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। आज का हमारा चौथा सवाल हर्ष पन्नू का। यू डिडंट स्पीक अबाउट पंजाब फ्लड्स एट दैट टाइम, रिमेंबर। शायद हर्ष आपको याद नहीं होगा कि पंजाब फ्लड्स में जब फंसा हुआ था तब मैंने 2 वीडियोस में स्पेशली मैंने बताया था कि बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ देखो, एंड एक टाइम पर हरियाणा भी पंजाब का ही पार्ट था। इनफैक्ट आज भी हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है एंड हम तो सभी जितने भी पंजाब में लोग रहते हैं उनको अपना बड़ा भाई बोलते हैं। सच में है वो सभी हमारे बड़े भाई, क्योंकि हरियाणा पंजाब से निकला है एंड हम उस चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते। कोई भी बात हो, कुछ भी दिक्कत आती है तो हम उनको हमेशा याद रखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैंने बोला था, आप प्लीज़ इस बात को मानिएगा मेरी बात। आज का हमारा 5वां सवाल नसल हुसैन का। डिड यू गो जिम और टेक एनी क्रिएटिन और प्रोटीन? नो यार, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी जिम वगैरह में नहीं जाता। कभी सालों पहले 2-4 महीने के लिए गया हूँ तो बस, ठीक है, वरना आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैं जिम जाने वाला आपको कहाँ से लगता हूँ? काम ही इतने रहते हैं यार, नहीं जाने का टाइम मिलता। बहुत मुश्किल से रेयरली ही टाइम निकलता है। कभी 10-15 मिनट भी फ्री मिल जाए तो कहीं घूम फिर आऊँ, या फिर नहीं मिल पाता इतना टाइम कि मैं जिम जा पाऊँ। मैं इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट नहीं, मुझसे नहीं होता ये काम जिम विम का। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी वॉडी की। एंड बस जो भी है आपके सामने है। सो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसी ही स्टोरीज को शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं रील में, तो आप वहाँ पर आकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड जल्दी मैं वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी ही स्टोरीज रील्स में डालने वाला हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आपको मुझसे कुछ बातें करनी हो तो भी वहाँ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट वहाँ पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, वहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। तो आपके हाथ से वहाँ फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जॉश मोटिवेशन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।